गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, इससे पहले मैं एक लेक्चर बना चुकी हूँ जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लिखा हुआ है। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आगे सुनो। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि लास्ट टाइम जो है, अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे एक दिन पहले, तो उसमें जो है डिसआर्म करने का मतलब मैं शायद आपको बताई नहीं। तो मैंने वापस से जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें कुछ आवाज़ भी आ रही थी। बेटा मुझे बता दिया करो कि बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन कर लूँगी। ठीक है, वैसे तो मैं रात में बनाती हूँ, इतना आवाज़ होना नहीं चाहिए, बट कभी कभी इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। ध्यान से सुनो। तो क्या होता है डिसआर्म करने का, क्या मतलब होता है? देखो, डिसआर्म करने का मतलब होता है पैथोजन की एबिलिटी, है ना। पैथोजन की एबिलिटी, एबिलिटी किस चीज़ की? इसकी एबिलिटी है कि ये हार्मफुल केमिकल्स जनरेट करवा सकती है। ठीक है, किस में से? जब ये प्लांट सेल में एंटर कर जाता है, अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी इस एबिलिटी को डिसएबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे और इसी को डिसआर्म करना हो कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वाली एरिया में लगा देते हैं, यानी कि जहाँ पर वो केमिकल फॉर्म हो सकता है, वो जीन स्ट्रक्चरल जीन है उसके पास, वो पर्टिकुलर जीन है जहाँ से वो अपने आप को कन्वर्ट करके हार्मफुल केमिकल्स बनाएगा, तो हम उसको क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से। फिर वो अपनी तरीके का काम नहीं कर पाता, वो हमारे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये हार्मफुल जैसा कुछ प्रोडक्ट बनता नहीं है। आगे चले। अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ लिया है, आपने बायोटेक्नो का मेजर पोर्शन कवर कर लिया। कुछ नहीं करना है, आप पूरा सम अप करना है। ठीक है, देखो, आपने इस पूरे चैप्टर का क्रक्स ले लिया है, आप समझ गए हैं कि क्या मटेरियल है। अब इसका बैकग्राउंड स्टोरी देखिए। जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने आपको बताया था कि पहले हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आपने देखा कि पहला इसका प्रिंसिपल था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, हमें क्या करना होता है, हमें एक एलियन डीएनए लेना होता है, उसको आपको वेक्टर के साथ अटैच करना होता है, और जब आप उस वेक्टर के साथ अटैच कर देते हैं तब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अंडरस्टूड? फिर क्या करना है, अब जब आप इसको इंसर्ट करेंगे, मतलब इसको इंसर्ट करने का इन द सेंस कि जब भी आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो भी आप इसका ट्रांसलेशन कराएंगे, लाइक एमआरएनए बनेगा, फिर उसके बाद जो है, हटो भाई, उसके बाद जब इसका प्रोटीन बनेगा, ये इस प्रोटीन से, देखो डायरेक्टली देखें तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में आप इसे इनपुट करेंगे, जिस भी सेल में आप इनपुट करेंगे, उसकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने लगेगा। क्या समझे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर मैं बैक्टीरियल सेल के अंदर डालती हूँ तो वो इसको क्या करेगा, इसकी कॉपी भी बनाएगा, है ना। डिवीजन करेगा तो कॉपी बनेगी, लेकिन साथ साथ वो क्या कर सकता है, वो एमआरएनए इसके आगे का प्रोसेस कर सकता है ना। पूरा ट्रांसक्रिप्शन चल सकती है, आरएनए बनाएगा और वापस से बाद में प्रोटीन बना सकता है। तो हमारे जो काम का चीज़ है वो मिल गया। ठीक है, तो एक पहला आपका सेगमेंट ये था कि जिसमें फिनोटाइप में चेंजेस आते हैं। दूसरा ये कि आपको ये जितना काम करना है वो एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। स्टेराइल एनवायरनमेंट क्या होता है, यहाँ पे इनफर्टिलिटी का मैटर नहीं चल रहा है। स्टेराइल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि कोई भी अनवांटेड चीज़ हमारे डीएनए के साथ नहीं होनी चाहिए, यानी कि डीएनए में कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे क्या है इम्प्योरिटीज़। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहला हम लोग इस्तेमाल किए थे, हमारा पहला टूल क्या था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्योंकि हमारा जो डीएनए है उसको हमें कट करने के लिए हमें टूल नंबर 1 चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, हमने कट कर लिया। फिर हमने वो जो कटे हुए पीसेस हम पहचान नहीं पा रहे थे हमारा वाला कौन सा है ना, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, तो हमने क्या कराया, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के फिर हम पहचान गए, अच्छा ये वाला जीन है, ओके। अब इसे क्या करेंगे, अब वेक्टर ढूंढेंगे और वेक्टर के अंदर इसको सेट कर देंगे। अच्छा, वेक्टर के अंदर सेट कर दिया, और प्लस इसमें आपने क्या कर लिया, इसमें इसी के अंदर आपने सीखा था किस तरह से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करें। पता नहीं क्यों इसका ब्लर क्यों हो जा रहा है, ये टच हो रहा है क्या, आई थिंक। देखो, लेट्स सी, शायद अब ऐसा ना हो। ओके, तो क्या करना है कि अभी वैसे आप सुन सकते हो, हाँ थोड़ा सा से ब्लर होगा तो देख लेना, मैनेज कर लेना, मेरी वॉइस तो आ रही होगी। तो हमने क्या बताया, फिर आपने वेक्टर देख लिया। ठीक है, वेक्टर के बाद फिर आपने इसको, जब ये वेक्टर पे डालने के बाद फिर आपने इसको जब सेल में डाला था, है ना, बैक्टीरिया सेल में डाला था, तो आपने देखा था कि कभी उसमें से रिकॉम्बिनेंट बन रहा था, कभी ट्रांसफॉर्मेंट बन रहा था, कभी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बन रहा था, कभी नॉन रिकॉम्बिनेंट बन रहा था, है ना। तो आपने ये सारी चीज़ों को अलग करना, सेपरेट करना सीख लिया। ठीक है, कि आप किस तरह से उसमें स्ट्रक्चरल जो जीन लगी रहती है प्लाज्मिड में, उससे आप पहचान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपने इसी में देख लिया कि अगर हमारे पास प्लांट्स हैं और हमारे पास एनिमल्स हैं तो इनके लिए हम कौन से वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक हो चुका है। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल्स कवर हो गए, यानी कि जब भी हम अपना डीएनए टेक्नोलॉजी करेंगे, जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, तो हम कौन से 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। ये वाला हम कर चुके हैं, ये वाला अभी हमने नहीं किया है, ये बस के बारे में हमें नहीं पता, है ना। सेकेंड वाले के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, इसको भी करेंगे। टूल्स हमने सारे इस्तेमाल कर लिए, इसमें लैंग्वेज भी रख देना। ठीक है, हमने सारे इस्तेमाल कर लिए।
पैलिंड्रोमिक देख लिया, सब कुछ यहाँ पे सब कवर हो गया, ठीक है। तो अब है हमारा थर्ड टॉपिक, देखो ध्यान से, थर्ड टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ गए? यानी कि प्रोसेस क्या है, आपने टूल्स इस्तेमाल कर लिया, आपको प्रिंसिपल्स पता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि प्रोसेस कैसा है, आप कैसे कैसे काम करते हैं, है ना, कैसे शुरू करें, ये काम शुरू कैसे करें। तो ठीक है, हमारा पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट। देखो बेटा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी में भी हो सकता है ना। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, देखो पहला रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पहली बात तो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। भाई हमें चाहिए क्या, पहले वो डीएनए का पीस चाहिए ना, हमें डीएनए का वो पीस चाहिए, वो आपका सेगमेंट चाहिए जिसे आप एलियन डीएनए कहते हो, है ना, ये सब चाहिए हमको। ये कहाँ मिलेगा, ये सब कहाँ रहता है, ये आपको एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपको डीएनए मिलता है, यहाँ तक ठीक है। तो वो सेल कौन कौन से हो सकते हैं, हमें आपको यहीं से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को क्या चाहिए, हमको पहला हमारा काम है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको जीएम लिख दें, जेनेटिक मटेरियल, और क्या है वो हमारा डीएनए, सिंपल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, प्रोसेस में पहला स्टेप है। जब भी आप किसी भी सेल से निकालेंगे तो वो सेल क्या हो सकता है, वो सेल बैक्टीरियल सेल हो सकता है जिसकी सेल वॉल आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हो सकती है, या हो सकता है वो आपका कोई प्लांट सेल हो सकता है जिसमें सेलुलोज का वॉल रहता है, और या तो आपके पास फंगस हो सकता है जिसमें कि क्या होती है, काइटिन होती है ना। और भी कोई चीज़ होगी तो इसी में से कोई सेल स्ट्रक्चर का कंपोनेंट मैच कर जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया है तो आप क्या डाल दो, लाइसोजाइम डाल दो। प्लांट सेल है, सेलुलोज का बना है तो सेलुलेज डाल दो, ठीक है। फंगस है, काइटिनेज डाल दो। क्या बोला मैंने, एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा बैक्टीरियल सेल, मैंने बोला इसका सेल वॉल किसी 3 तरीके से बना हो सकता है ना, या तो पेप्टाइडोग्लाइकन होगा, या तो सेलुलोज होगा, और या तो काइटिनेज होगा, ठीक है, सॉरी काइटिन होगा। एक मिनट बेटा, सॉरी। यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, यही सब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हमें डिस्ट्रॉय करना है, हमें इसके अंदर जाना है। ये रहा हमारा न्यूक्लियस और ये रहा हमारा डीएनए, है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कर लो, मैं कहोगे कैसा डीएनए है, ठीक है। हमें अंदर जाना है। अब अगर हमें पता चला कि ये आपका प्लांट है तो हमने सेलुलेज डाल दिया, ये डाइजेस्ट हो गई, हम अंदर जा पाएंगे, हम यहाँ खड़े हो गए अब तो। अगर हमें पता चला फंगस है तो काइटिनेज डाल दो, हम अंदर आ गए। अगर हमें पता चला अच्छा बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम डाल दो, फिर हम अंदर आ गए ना। अच्छा अब देखो, अब यहाँ अंदर आ गए हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ऑर्गेनिल्स होंगे बहुत सारे। तो वो ऑर्गेनिल्स किस चीज़ के होंगे, जो अदर ऑर्गेनिल्स हैं, स्पेलिंग गलत है, पहले मैं ऑर्गेनिल्स लिखने वाली थी, इसी वजह से स्पेलिंग हो गई। या तो वो क्या है, या तो वो प्रोटीन के बने हैं, है ना, या उसमें और क्या स्ट्रक्चर है, एक आरएनए होगा, ये दोनों बचे होंगे इसके अंदर, मैक्सिमम यही होगा। प्रोटीन होगा अंदर तो प्रोटीएज डाल दो, डाइजेस्ट हो गया। आरएनए है तो आरएनएज डाल दो, डाइजेस्ट हो गया, है ना। अब हम पहुंच गए डीएनए के पास, समझ गए ना। अब हमने सब डाइजेस्ट करते करते अपने डीएनए के पास पहुंच गए हम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अभी भी हमारा डीएनए निकला नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें चिपकी होंगी ना, समझ रहे हो। अब ये साफ़ सुथरा तो निकालना मुश्किल है ना, साफ़ सुथरा निकालना मुश्किल है। तो ठीक है, हम तोड़ते यहाँ तक पहुँच गए, हमें अपना डीएनए दिख रहा है, लेकिन ठीक है वो साफ़ सुथरा नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी हमें स्पूलिंग करनी पड़ेगी। स्पूलिंग करने से पहले जितना कंटेंट यहाँ से मिला सब उठा के इसके अंदर डाल दो, ठीक है। और इसमें डालते हैं हम चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। जैसे आप चिल्ड इथेनॉल डालेंगे ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट होने लगेगा, है ना, इकट्ठा होने लग जाएगा। तो क्या करो, एक स्पून जैसा लो, स्पून तो नहीं लग रहा है कहीं से, ये ड्राइंग बड़ी ख़राब होगी बेटा, स्पून बना के रहूँगी मैं बन गई मेरी स्पून, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। सब कुछ भी ले लो, समझ लो, उसको लो और इसमें से डीएनए को ऐसे हल्के हाथों से निकाल लो। डीएनए निकल के बाहर आ गया, हमारा आइसोलेशन हो गया, हमें यही चाहिए था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा, दिख रहा है, अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि अब हम क्या करें, अब हमें वापस से ज़रूरत पड़ेगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। क्यों? क्योंकि हमें डीएनए को कट करना है एट स्पेसिफिक लोकेशन पर। अंडरस्टूड बच्चा? अभी जो हम करके आए हैं उसका प्रोसेस हम एक बारीकी से अब हम देख रहे हैं, है ना। एग्ज़ाम के पर्पज़ से मेन आपको यही सब आना चाहिए कि आपसे प्रोसेस बोले तो आपको पता होना चाहिए कैसे हम काम कर रहे हैं, है ना। टूल्स बोले तो सिर्फ टूल्स पे काम करो, प्रिंसिपल बोले तो सिर्फ प्रिंसिपल्स बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी आपको पता है क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, है ना। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप डालते हैं, वो स्पेसिफिक उनकी एक लोकेशन होती है ना, वो उसको आइडेंटिफाई करता है और वहाँ से जाके कट कर देता है, सिंपल, ठीक है। और आपको स्टिकी एंड्स देता है, ये भी पता है। अच्छा, फिर आप क्या करते हो, फिर आप आपका एक एलियन डीएनए रहता है, वेक्टर डीएनए रहता है, उसके साथ आप इसे क्या करते हो, चिपका देते हो। लेकिन ये काम आप बाद में करोगे। इसके बाद देखो, आपको नहीं लगता कि आपने, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और होगी, जब आपने इसे कटिंग कर लिया है प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसके साथ ही ऐड कर लो, है ना, इसके अंदर में ही याद कर लो कि हमको, क्योंकि वो सेगमेंट मिलेगा नहीं तो हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करनी पड़ेगी और फिर हम अपना डीएनए पा जाएंगे, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी आप इतना बड़ा काम करने वाले हैं या आप ये देखने वाले, टेस्ट भी करने वाले हैं कि ये वाला मेरा डीएनए जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और मैं इसकी टेस्टिंग करने वाली हूँ। अगर ये मेरे पास एक होगा, अगर ये मेरे पास एक है, 1 इन नंबर, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा प्रोग्राम फेल हो सकता है ना। लेकिन क्योंकि अभी हम मुझे क्या करना है, इसको अभी मेरे को वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करना पड़ेगा, है ना, मुझे अटैच करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसको मुझे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक ही रहेगा ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर ये कैसे, ये प्रोसेस मेरे को ऐसा नहीं लग सकता कि ये क्या पता पॉसिबल हो ना, है ना, मुश्किल है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जो चांस है हमारा, ये जो हम जिस तरह से ये काम करने वाले हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड रिजल्ट नहीं हो सकता ना, हो सकता है काम बने और हो सकता है काम ना बने। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेनी चाहिए, है ना, ताकि कुछ इसमें ना भी जाए तो भी कोई बात नहीं, अगर एक चला जाए तो भी हमारा काम बन जाए, है ना। तब तो मेरा ये पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल रहेगा, जो मैं करना चाहती हूँ वो होगा, समझ गए ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एम्पलीफाई करना, है ना, इस नंबर को बढ़ाना, है ना, एम्प्लीफिकेशन करना, है ना, एम्प्लीफिकेशन करना किसको, ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये जब मैंने स्टार्टिंग में आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग पीसीआर यूज़ करने वाले हैं, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये मशीन है, एक मशीन है, इस मशीन में डालती है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे, बंडल ऑफ कॉपीज़ ले लो, ठीक है। लेकिन ये काम कैसे करता है हमको एक बार देखना पड़ेगा। देखो बेटा, आपकी बुक में टेम्परेचर नहीं मेंशन है, कभी आप किसी एक्स्ट्रा बुक से पढ़ रहे होंगे तो टेम्परेचर पे ध्यान मत दो, है ना। और मुझे जहाँ तक लगता है आपकी बुक में टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो टेम्परेचर पे ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, ये पीसीआर जब नीट की प्रिपरेशन करेंगे ना तब उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो वरना फिर हम लोग अभी देखेंगे सैम्पल पेपर, अगर सैम्पल पेपर में इस तरह से कोई आंसर रहेगा तो हम टेम्परेचर मेंशन करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो क्या करना है बेटा, तो पीसीआर किस पे काम करता है, डाई पे काम करता है, डाई पे बेटा कहीं याद कर लो, ये बहुत अच्छे एग्ज़ाम में आता है और कंफ्यूज कर देता है, क्यों, क्योंकि अगर आपने कोई निमोनिक याद नहीं करी है या फिर आपको कोई सीक्वेंस ठीक से याद नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको इसमें 2 चीज़ याद कर लो, आपका जो है डीनेचुरेशन और लास्ट में आपका एक्सटेंशन, तो भी आपका सही चल जाएगा। चलो, क्या होता है इसमें, देखो क्या होता है। पीसीआर एक मशीन है ना, इस मशीन में आप जैसे ही अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हो एकदम जादू हो जाता है और बहुत सारे कॉपीज़ हो जाते हैं। कैसे हुआ ये चीज़, पहला स्टेप है इसमें डीनेचुरेशन। पहला जब आप इस मशीन में डालते हैं तो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीनेचुरेशन हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाती है, ठीक है। ये आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली, डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि आकर के इनके बॉन्ड्स को तोड़ देना, और इनको पकड़ के अलग अलग कर देना, समझ गए ना। यानी अब ये कैसे दिखाई देंगे, इनको अब अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पे देखो,
सेकेंड स्टेप हमारा एनीलिंग करना, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, हम एक प्राइमर अटैच करते हैं। अब ये दोनों अलग हो गए, तो ये रहा मेरा ऊपर वाला, इसे ए बना ले, इसे बी बना ले, तो ये रहा मेरा इस वक्त ए और ये मेरा बी, ठीक है ना। ये मेरे इस तरह से न्यूक्लियोटाइड इधर लगे होंगे, बट दूर दूर हो गया। तो क्या करते हैं, एनीलिंग में क्या करते हैं, एक छोटा प्राइमर भेजते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, जब भी हम प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जाके वो अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद वो क्या करेगा, पॉलीमरेज करना स्टार्ट कर देगा, यानी यहाँ से भी डीएनए फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो ना। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। सपोज यहाँ लग गया और ये ऐसे फॉर्म होता चला गया, ठीक है। पोलैरिटी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने पोलैरिटी बनाई नहीं है, ठीक है। चलो मैं पोलैरिटी तुमको दे दूँ, कर लोगे इतना काम। क्या करोगे, डीएनए रखोगे, पोलैरिटी मेंशन करोगे, बुक में है, इसको बना के अपना होमवर्क समझो, है ना। पीसीआर का ये स्ट्रक्चर बनाओगे, पोलैरिटी के साथ बनाओगे, जहाँ प्राइमर लगा है उसकी पोलैरिटी भी आप बताओगे। करना आता है ना। वैसे ही यहाँ पर यहाँ की पोलैरिटी देखना, उसका इन्वर्स यहाँ लगा देना, सिंपल। चलो आगे चले। अच्छा, ये काम जब आपने ये काम कर दिया, अब आप देखो ये जो पूरा काम हुआ है ना, इसके लिए कौन सा एंजाइम हेल्पफुल कर रहा था, कौन सा एंजाइम ने ये काम किया है। देखो यहाँ पे हमें ये बनाना नहीं चाहिए था, इसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि एंजाइम तो अभी तक ऐड नहीं है। मैंने तुम्हें एंजाइम नहीं बताया। रुक जाओ, मैं इसका स्ट्रक्चर फिर से बना देती हूँ। ये रहा, आपने इसमें ये प्राइमर लगाया और ये एक प्राइमर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब एंजाइम डाल दो। एंजाइम है आपका टैग पॉलीमरेज, पॉली ओहो मेरेज, ठीक है, टैग पॉलीमरेज। अच्छा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको थर्मस एक्विटस से मिलता है, एक्वाटिकस से मिलता है। ये आपने चैप्टर, जो आपका 11th का चैप्टर है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपने पढ़ा है। ये आपने पढ़ा है आर्की बैक्टीरिया में। ये आपका एक आर्की बैक्टीरिया है जो आपका हर जगह रह लेता है, ठीक है, हर जगह रह लेता है। ये सेगमेंट वहाँ से है, ये नाम ही मैंने आपने 1 साल पहले पढ़ा होगा। तो ये वहाँ से निकाला हुआ एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन कर लेता है। तो थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन, यानी इस स्ट्रेच को बढ़ा दो, ठीक है। प्राइमर लगा हुआ है, अब इसको बढ़ा दो, पॉलीमरेज कर दो। तो ये देखो ऐसे करके ये ऐसे पॉलीमरेज कर देता है, समझ गए, बढ़ गया। अब यही काम अगर आप कराते रहेंगे बार बार। अच्छा, अब क्या करना है, एक्सटेंशन हो गई, आपने एक मैंने कि पेयर में डाला था ना, मतलब आपने डबल स्टैंडर्ड डाला था डीएनए। अब कितना आपके पास है, 1 2, आपने एक डाला, अब आपके पास एक प्रोसेस करने के बाद कितना है, 2। लेकिन बेटा अब अगर इसको हम इन दोनों को डाल दें डीनेचुरेशन होने में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, फिर एक और बनेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 से 2, तो 2 से 4 बन जाएगा। और ऐसे आप बहुत टाइम करते रहेंगे। तो आपकी बुक कहती है कि 30 साइकिल्स जब आप चला लेते हैं तो आपको करीबन 1 बिलियन मिल जाते हैं, ठीक है। आपको 1 बिलियन कॉपी, ठीक है, 1 बिलियन कॉपीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया, पूरा हिसाब किताब समझ में आया। अच्छा, हमने पीसीआर का इस्तेमाल क्यों किया, अभी तक आप पहले पीसीआर क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि आपको क्या पहले सीखना था, आपको सीखना था ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको मेरे को फिट करना आना चाहिए। मगर अब ये पूरा प्रोसेस है, आपको क्या लगता है मैं एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के आगे जा सकती हूँ, है ना। ये तो मेरा प्रोग्राम कैंसिल करा सकता है। आगे चले, अब हमारे पास क्या काम बचा है, रुको बेटा स्पेस खोजने दो मुझे, ये थोड़ी सी स्पेस मिली है। न्यू शीट मैं लाऊंगी नहीं, ठीक है। अब नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, रखा होगा बेटा कहीं, अभी जो है सामने उसी में बना दे रही हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपके काम का नहीं है, ये छोटे बच्चों का है। होल्ड कर लें सब, ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं करना हमको करना ये है, दिख नहीं रहा बेटा, पूरा पेपर नहीं आ रहा, अब ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, अब हमें करना क्या है, अब जब आपके पास डीएनए आ चुका है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, तब क्या करना चाहते हो आप, वेक्टर में डालो ना, है ना। तो अब आप क्या करोगे, होस्ट ढूंढो,
थर्ड आई थिंक कौन सा स्टेप था बेटा, लेट मी चेक, थर्ड, सो इट शुड बी फोर्थ वन, है ना। अब आपको होस्ट में डालना है। होस्ट से पहले अपना वो प्लाज्मिड में लगा लेना। प्लाज्मिड के बाद प्लाज्मिड से हेल्प लेकर सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करके आप उसमें से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट अलग कर लेना। ये इसी प्रोसेस में आ रहा है ना, इसी प्रोसेस में। या तो अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बना लो, कॉम्पिटेंट नहीं बनाना है तो वेक्टर का इस्तेमाल कर लो। जब आप वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो अपने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करना आना चाहिए, फिर ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करना आना चाहिए। बस ये आप किसकी हेल्प से करें, ये आप सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से करते हैं आप। अगर कुछ याद नहीं आ रहा हो तो वापस से वीडियो लगा लेना, सिंपल। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जितना आपने काम किया है, जो आपने अभी होस्ट ढूंढ लिया है, ये भी आपको, ये जितना पूरा काम है ये आपको एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में चाहिए, ह्यूज अमाउंट में। यानी कि बैक्टीरिया का जो कल्चर है, आप बहुत ज़्यादा देखो, मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि मैं एक ऐसा प्रोटीन बनाऊं जो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। तो इसी को पाने के लिए मैंने क्या किया, वो प्रोटीन जो बना सकता है वो जीन मैंने कट कर लिया, फिर चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से मिला हो, मैंने वो जीन कट कर लिया, उसको आपको एम्प्लीफाई भी कर लिया, ठीक है। फिर उसको मैंने प्लाज्मिड में लगा भी दिया, फिर उसको मैंने बैक्टीरियल सेल में भी डाल दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि अब ये बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होके क्या बनाएगा, मेरा प्रोटीन बन जाएगा। ये मेरा मोटो है। तो क्या मैं एक ही प्रोटीन बनाना चाहती हूँ, या मैं थोड़ा सा प्रोटीन बनाना चाहती हूँ, या मैं इसको कमर्शियली बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाना चाहती हूँ। अगर मैं इसे कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करती हूँ तो ये श्योर है कि मेरे पास मशीनरी बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये जितना कार्यक्रम हो रहा है कल्चर करने का, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ले आओ, है ना, ज़्यादा बैक्टीरियल सेल ले आओ, है ना, और एम्पलीफाई करके सब में डाल दो और ज़्यादा कल्चर करो बैक्टीरियल सेल को, ताकि वो ज़्यादा डिवाइड करेगा तो ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। उन मशीन्स को हम कहते हैं, मशीन क्या होता है, डब्बे ही हैं, वेसल्स हैं, बड़े बड़े बर्तन, बायो रिएक्टर्स, ठीक है। जब भी हमें कमर्शियली कोई काम करना होता है बहुत ज़्यादा, खासकर बायोटेक्नो में, हम कोई भी चीज़ बहुत ह्यूज अमाउंट में चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि बस घर में बनाएं और अपने घर में इस्तेमाल कर लिया, हम चाहते हैं पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल करे। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी प्रोडक्शन बायो रिएक्टर में करानी पड़ती है, समझ गए। ये बड़े बड़े कंटेनर्स रहेंगे ताकि इस पर स्पेस काफ़ी मिलेगा और कल्चर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बैक्टीरिया, और जब वो प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन तो वो भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में होगा। यहाँ तक बेटा बात समझ में आती है। नेक्स्ट लेक्चर बायो रिएक्टर पर होगा और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है, एक तो मैंने वो जो PCR वाला होमवर्क दिया तुमको, पोलैरिटी वाला, उसको बना लो, उसको कहीं लिख लो और काम करो। दूसरी बात ये है कि अब आपको क्या करना है कि मैं तो चाहती हूँ कि आप एक बार, आपको बेटा स्प्लिट कर करके वीडियोस मिले ना, एवरीडे करके वीडियोस नहीं मिले हैं। तो अब एक काम कर लो कि एक बार सारे वीडियोस आराम से फिर से देख लो। ये कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और NCERT ओरिएंटेड ही रहो, इधर उधर मत भागो, आराम से पढ़ो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या लेंगे बताओ, एप्लीकेशंस ले लें, क्योंकि ये करा है, उसके बाद एप्लीकेशन, चलो ठीक है एप्लीकेशन लेते हैं। मैं तो जेनेटिक्स पढ़ा के बोर हो गई। पहले जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे, DNA, फिर बायोटेक्नो आया तो DNA, रेस्ट ले लें क्या थोड़ा सा। बताओ तुम लोग, माइक्रोस वाला पढ़ें क्या बेटा। एक काम करना, ये मैं आपके ऊपर डाल रही हूँ, मुझे मैसेज कर देना, पर्सनली मैसेज कर देना, जो कह दोगे वही स्टार्ट कर देंगे, है ना। कोई इशू नहीं है। और चलो देखते हैं क्या करते हैं, वरना कहोगे कि फ़्लो ख़राब हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, चाहो तो सजेस्ट कर सकते हो। मैं तो चाह रही थी थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए, बहुत हो गया DNA। ठीक है, चलो देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं। बस चाहते हो तो अपना एक आंसर भेज देना मुझे कि क्या चाहते हो। तो मैं नोट्स दे चुकी हूँ इसका, और अब मैं आपको नोट्स दे दूँगी। ये मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, आज मैंने इसी में खिचड़ी मचाई है पूरी। तो सॉरी, तो ये मैं आपको
कुछ दिनों में भेजती हूँ, ठीक है। मैं आपको ये नोट्स दे दूँगी। एप्लीकेशन का नोट्स मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में, कहाँ रखा हुआ है। तो ये नोट्स मेरे पास है, आप फ़िलहाल इसको लिख लेना, पढ़ा देंगे बाद में, है ना। चाहे इसको पहले पढ़ा देंगे, देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। देखते हैं, क्या पता इसी को पढ़ा दें। जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।